साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र राठी आपके साथ। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर लोकसभा का जो चुनाव था वो संपूर्ण हो चुका है। नई सरकार का भी गठन हो चुका है और नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के पद के रूप में अपनी शपथ ले चुके हैं। लेकिन इस लोकसभा चुनाव के बाद देश के अंदर 10 ऐसे राज्यसभा के सदस्य थे जो लोकसभा के सदस्य चुने गए। उनमें हरियाणा से भी एक राज्यसभा के रूप में जो सांसद थे वो मेंबर पार्लियामेंट चुने गए हैं दीपेंद्र हुड्डा जी के रूप में, जिन्होंने रोहतक लोकसभा से अक्षेत्र से अपना चुनाव जीता है। लेकिन परिस्थितियां इस प्रकार की हरियाणा में रही हैं। पीछे 2 राज्यसभा के जो चुनाव हुए वो राज्यसभा के चुनाव दोनों बार के बड़े चर्चित रहे और उन चुनावों का एक बड़ा ही रोचक इतिहास रहा है। एक चुनाव तो सर्वविदित है कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी जब राज्यसभा के लिए चुन करके गए थे तो किस प्रकार से शाही कांड के नाम से उस चुनाव के ऊपर विशेष रूप से न केवल हरियाणा प्रदेश के अंदर बल्कि देश के अंदर बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार भी चर्चा करते रहे हैं। और जो दूसरा चुनाव साथियों जो राज्यसभा का हुआ था, जो पीछे हुआ था, उसमें कांग्रेस पार्टी के एक विधायक जो आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई जी थे, उन्होंने अपना मत विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को दे करके कांग्रेस के सारे गणित को ही डगमगा दिया था और बहुत थिन मार्जिन से कांग्रेस पार्टी उस राज्यसभा के चुनाव में हार गई थी। आज की स्थिति भी इसी प्रकार से राज्यसभा चुनाव के लिए फंसी हुई है, क्योंकि कुल राज्य विधानसभा के अंदर 90 सीटें हैं। 90 सीटों के अंदर रानिया सीट से चौधरी रणजीत सिंह जी मंत्री के रूप में तो आज वो हैं, लेकिन विधायक के पद से वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं। और करनाल से मनोहर लाल जी ने जो सीट खाली की थी उस पे नायब सिंह सैनी जी ने चुनाव लड़ा और वो काफ़ी भारी वोटों के अंतर से चुनाव जीत करके आए। और इस दौरान एक बड़ी ही दुखदायी घटना घटी बादशाहपुर सीट से। जो निर्दलीय प्रत्याशी थे राकेश दौलताबाद जी, अचानक हृदय गति रुकने से उनका देहांत हो गया, वो सीट भी खाली हो गई। लेकिन साथियों, एक सीट विधानसभा की हरियाणा प्रदेश के अंदर और खाली होने जा रही है और वो सीट है जो अम्बाड़ा से वर्तमान में वरुण मुलाना जी जो सांसद चुने गए हैं, क्योंकि वो हरियाणा विधानसभा के सदस्य हैं यानी कि एमएलए हैं, अब वो सांसद चुन लिए गए हैं। तो सांसद के परिणाम आने के बाद कुछ समय सीमा होती है, 14-15 दिन का, शायद 20 दिन का कुछ टाइम होता है कि उसके बाद उनको रिजाइन देना पड़ेगा एक सीट से। तो निश्चित रूप से वो विधानसभा से अपना त्यागपत्र देंगे तो वो सीट भी साथियों खाली हो जाएगी। और इस दौरान हरियाणा के अंदर एक बड़ी विचित्र सी घटना और घटी पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर। जो निर्दलीय एमएलए थे जिन्होंने भाजपा को अपना समर्थन दे रखा था, उन्होंने वहां से अपना समर्थन वापस लेकर के भूपेंद्र हुड्डा जी को यानी कि कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देने का जो उन्होंने पत्र जारी किया था, तो कुछ निर्दलीय विधायक कांग्रेस की तरफ भी आए। लेकिन अगर गणित देखें हम राज्यसभा का, तो 10 एमएलए के साथ आज भी जजपा प्रदेश की विधानसभा के अंदर मौजूद है। लेकिन जजपा के करीब 7 से 8 एमएलए आज जजपा पार्टी से यानी कि दुष्यंत चौटाला जी से नाराज हैं। एक उनकी मां खुद विधायक हैं बारडा से। बाकी जो एमएलए हैं वो तकरीबन नाराजगी अपनी दुष्यंत जी से प्रकट कर चुके हैं। पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि जेजेपी के कई विधायकों ने, किसी ने कांग्रेस का साथ दिया तो किसी ने बीजेपी को वोट देने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए हमें वो नजर आए। और राज्यसभा के अंदर इस प्रकार का कोई व्हिप पार्टियां जारी नहीं कर पाती हैं कि जिस पार्टी को हम समर्थन करें कि उसका व्हिप जारी हम करते हैं, क्यों व्हिप एक ऐसी प्रक्रिया है, अगर कोई पार्टी उसको जारी कर देती है तो विधायक जो है उसके खिलाफ नहीं जा सकते। जैसा पीछे अभी जो नायब सिंह सैनी जी ने अपना बहुमत साबित करने के लिए जो सदन बुलाया था,
जब ये मुख्यमंत्री बने थे, तो एक व्हिप की प्रक्रिया थी, वही दुष्यंत चौटाला जी ने जारी की थी कि सभी पार्टी के एमएलएज को मैं कहता हूं कि वो वोटिंग के अंदर भाग नहीं लेंगे। 3-4 एमएलए उनके सदन के अंदर मौजूद थे, लेकिन मौजूद जब वोटिंग का समय आया तो निकल करके वो सदन से बाहर आ गए थे। लेकिन राज्यसभा चुनाव के लिए ऐसी प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की प्रक्रिया अगर राज्यसभाओं के चुनाव के अंदर होती तो कुलदीप बिश्नोई जी ने जो क्रॉस वोट की थी पिछले राज्यसभा चुनाव के अंदर बीजेपी के पक्ष में कांग्रेस के खिलाफ, वो भी नहीं हो पाता। लेकिन आज राज्यसभा की जो सीट खाली हुई है, इसके ऊपर बहुत ही निकट समय के अंदर चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में दोनों पार्टियां आश्वस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे साथ नंबर पूरे हैं, तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी चाहेंगे कि आज जिस प्रकार से निर्दलियों का हमें साथ मिला है कि हम भी एक मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतारें तो हम राज्यसभा की सीट निकाल सकते हैं। लेकिन अकेले कांग्रेस के सहारे राज्यसभा की सीट कांग्रेस पार्टी साथियों हरियाणा के अंदर नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि इसको जरूरत पड़ेगी जजपा के जो 10 विधायक हैं उनमें से कितने विधायकों को ये अपने पक्ष में ला पाती है। 2-3 विधायक तो जजपा के ऐसे भी हैं जो नायब सिंह सैनी जी के साथ और मनोहर लाल खट्टर जी के साथ जो लंच या डिनर कर चुके हैं, जो उनके भरोसे के विधायक हैं, जो कहते हैं चुनाव आएगा तो हम भाजपा के साथ जाने की वो उन्होंने हामी भर रखी है। कुछ कांग्रेस पार्टी के भी टच में है। और ये नंबर गेम जब राज्यसभा का आता है तो इसमें आप भाजपा को भाग्यशाली भी मान सकते हैं कि पिछले जो खिंचे हुए चुनाव थे, जो मुकाबले के चुनाव थे राज्यसभा के, दोनों के अंदर ही भाजपा ने बाजी मारी। और भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में कहीं न कहीं साथियों एक बात और चल रही है। वो बात ये चल रही है कि जब भिवानी महेंद्रगढ़ सीट का लोकसभा का चुनाव जब की बार हुआ था, वो काफ़ी रोचक चुनाव था, बड़ा कांटे का मुकाबले का चुनाव था। और उस मुकाबले के चुनाव के अंदर सरूती चौधरी को टिकट नहीं मिला था और कहीं न कहीं किरण चौधरी और राव दान सिंह की तलखियाँ जिस प्रकार से मंच के ऊपर राहुल गांधी जी के सामने देखी गई थी, जो एक दूसरे की तरफ बड़े तलखी भरे इशारे कर रहे थे, और दान सिंह जी अनेक धन्यवादी दौरों के अंदर ये संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं कि किरण चौधरी दिल से हमारी मदद नहीं इस चुनाव के अंदर नहीं कर पाई। तो कहीं न कहीं वो खटास दोनों नेताओं के अंदर है। तो भारतीय जनता पार्टी भी मौके की तलाश में है कि लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। इसी सोच के साथ चर्चाएं आज बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर या राजनीतिक गलियारों के अंदर जो विशेष चर्चा है वो यही चली हुई है कि भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है कि किरण चौधरी को मना लिया जाए। क्योंकि एक प्रयास वीरेंद्र सिंह डूमर खां के साथ भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था। वो राज्यसभा के सदस्य कांग्रेस से थे, उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी, राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। जो उनका बचा हुआ कार्यकाल था, उस कार्यकाल के लिए भाजपा ने उनको राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया और उनको चुनाव जितवाया और केंद्र के अंदर साथियों मंत्री बनाया था। तो आज जो बचा हुआ 2.5-3 साल का कार्यकाल जो एक राज्यसभा सीट का बचा है, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि बचा हुआ समय का कार्यकाल के लिए भारतीय जनता पार्टी मैडम किरण चौधरी को अपना प्रत्याशी बना सकती है। क्योंकि कल ही हमारे सूत्रों के हवाले से कहें या किरण चौधरी जी के बहुत ही नज़दीक रहने वाले आदमी से मेरी बात हुई। हालांकि टेलीफोन की ट्राई तो मैंने मैडम किरण चौधरी के पीए के पास भी फ़ोन लगाया था, लेकिन बात नहीं हो पाई थी। लेकिन उस साथी ने ये बताया कि ऐसी बातें चल रही हैं। अगर उन्होंने इस बात की पुष्टि की है तो हम कह सकते हैं कि 90% चांस ये हैं कि किरण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा का प्रत्याशी बना सकती है। अगर इस स्थिति में किरण चौधरी राज्यसभा प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आते हैं तो कांग्रेस का साथियों एक विधायक समझो अपने पक्ष में ही मतदान का प्रयास करेगा, दूसरे के पक्ष में वो नहीं करेगा। दूसरी बात, एक चीज़ और साथ साथ चली हुई है कि अगर किरण चौधरी जी को राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी भेज रही है तो आगे तोसाम विधानसभा सीट जो खाली होगी और निकट भविष्य के अंदर 3-4 महीने के बाद जो अक्टूबर के अंदर जो चुनाव होना है, उस चुनाव के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी उनकी बेटी श्रुति चौधरी को तोसाम से विधानसभा का चुनाव लड़वा सकती है। तो बड़े राजघराने जिनका अपना भी वोट बैंक है, उन राजघरानों को भारतीय जनता पार्टी भी कहीं न कहीं ये चाहेगी कि वो बड़े परिवार हमारी पार्टी से जुड़ें। पीछे एक रैली हुई थी, उस रैली के अंदर ओम प्रकाश धनखड़ जी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने भी एक बात साथियों इशारों में मंच से कही थी कि चौधरी देवीलाल के परिवार के लोग भी
आज हमारी पार्टी में हैं और चौधरी भजनलाल के परिवार के लोग भी आज भाजपा का हिस्सा हैं और हमारे लिए चौधरी बंसीलाल के लिए फोटो के लिए भी आज हमारे बैनर पे जगह खाली है। तो ये संकेत बड़ा संकेत था। तो हो सकता है कि ये बात बहुत पहले से चल रही हो, लेकिन इसको अमली जामे के रूप में यथार्थ में ये बात बहुत ही निकट समय में हमारे सामने आ सकती है। लेकिन साथियों, राज्यसभा का गणित इस प्रकार से बैठेगा, इसमें जिस पार्टी का प्रत्याशी यहाँ जीत करके जाएगा, हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 राज्यसभा की सीटें हैं, 4 पे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ से चुन करके गए हैं। एक ही सांसद ऐसे थे कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा जी के रूप में, आज उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जो 2-2.5-3 साल का समय बचा है, इस समय के लिए कांटे का मुकाबला फिर से राज्यसभा चुनाव के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर होने की उम्मीद है। अगर कहीं न कहीं किरण चौधरी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेती हैं, तो ये कांग्रेस के लिए एक झटका ही मैं इसको मान करके चलूँगा। ये है कि पार्टी के अंदर जो भी नेता होता है, हर इलाके के अंदर हर नेता का अपना वोट बैंक होता है। आज 5-5 की सीट भाजपा और कांग्रेस लोकसभा के अंदर चुनाव जीत करके आई। कांटे का मुकाबला तो आज भी है। कांग्रेस पार्टी ने 40 विधानसभा सीटों के ऊपर बढ़त पाई है और 44 विधानसभा सीटों के ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे वो जीत करके आए हैं। यानी कि 46 और 44 का मुकाबला है। केवल 2 सीटों की बढ़त आज कांग्रेस पार्टी के पास है। लेकिन इतना भी हमें ध्यान रखना होगा कि कांग्रेस पार्टी के साथ समझौते में आज आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही थी। वहाँ 5 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी ने भी बढ़त पाई है, लेकिन उस आम आदमी पार्टी की बढ़त को भी हम कांग्रेस पार्टी की बढ़त ही मान करके चल रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव समझौते का चुनाव था। और दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए विशेषकर जो जाट वोट बैंक है, जो जाट बेल्ट हम जिसको बोलते हैं, उसके अंदर सेंधमारी उन्होंने शुरू कर दी है। आप देखेंगे पवन खरगोदा जो केवल 2,500 से 3,000 वोटों से पिछला चुनाव विधानसभा का हारे थे, चुनाव के 5-7 दिन बाद ही उन्होंने जेजेपी पार्टी छोड़ करके भाजपा का दामन थाम लिया। ऐसा ही प्रयास जो जेजेपी के चुनाव निशान पे भूपेंद्र मलिक जी, जिन्होंने पिछला विधानसभा का चुनाव बड़ौदा से लड़ा था और वर्तमान लोकसभा का चुनाव उन्होंने सोनीपत से लड़ा था। भले ही सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के अंदर उनकी वोटें काफ़ी आई हों, लेकिन बड़ौदा विधानसभा से जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो बहुत ही सम्मानजनक वोटें साथ ही उन्होंने पाई थी। आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। और तीसरा जो बड़ा नेता के रूप में भाजपा की जो नज़रें हैं वो किरण चौधरी के ऊपर टिकी हुई हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को भी कहीं न कहीं ये तो ध्यान देना ही होगा कि उनके नेता चाहे वो किसी भी गुट के क्यों न हों, आखिर में पार्टी तो एक ही है कि वो छिटक के इधर से उधर ना जाएं। क्योंकि आज की जो परिस्थिति है उसमें लगता है कि आज कांग्रेस हरियाणा प्रदेश के अंदर मजबूती की तरफ उनके कदम बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और जनता के अंदर एक ये प्रचार भी कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है कि निकट भविष्य में होने वाले चुनाव में ये कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है। लेकिन अगर कांग्रेस के नेता ही इस प्रकार से टूट के दूसरी पार्टियों के अंदर जाएंगे तो कांग्रेस के लिए फिर से कड़ी अग्नि परीक्षा से ये कम समय नहीं है। तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने भी ध्यान देना होगा। और जहाँ तक मैडम किरण चौधरी की बात है, तो किरण चौधरी अपना एक रुतबा रखती हैं, न केवल भिवानी जिले के अंदर, बल्कि वो रुतबा रखती हैं अपने कार्यकर्ताओं की, उनकी एक अच्छी टीम पूरे महेंद्रगढ़ जिले के अंदर भी है। अगर हार का ठीकरा आज वहाँ पे रावदान सिंह किरण चौधरी के ऊपर फोड़ रहे हैं तो इसका मतलब किरण चौधरी का वोट बैंक तो उस इलाके के अंदर अपना है ही। तो थोड़ा सा इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना होगा। आपसे एक विशेष अनुरोध सभी श्रोताओं से करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ही ऐसे ही किसी राजनीतिक घटनाक्रम के ऊपर निकट भविष्य में बहुत जल्दी ही हम अगली वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।